दुर्गेश्वरी, जाओ और मौनी बाबा को सभा में ले आओ। मैं चाहता हूं कि मेरे बुलाए सभी मेहमान उन महाज्ञानी मौनी बाबा से मिले जिन्होंने मेरे बेटे की स्वर्णिम भविष्यवाणी की है। शस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण हो तुम, किंतु मैं शस्त्र के साथ साथ और भी कई चीजों में अत्यंत निपुण हूं। और आज मैं मेरी शक्ति और तुम्हारा उचित स्थान दिखाने हेतु यहां आया हूं। ये दासियां देख रही हो, ठीक से देखो, इन्होंने भी तुम्हारे भांति विद्रोह किया था, किंतु मेरे हठ के आगे वो झुक गई। और आज देखो, दुर्गम दागा नाम है मेरा। शत्रु और हटी से हटी स्त्री को अपने समक्ष झुकाना आता है मुझे। एक दिन तुम भी झुकोगी, शीघ्र, अति शीघ्र। ये वचन है मेरा तुम्हें। मौनी बाबा, मौनी बाबा, ये स्थूल कहाँ गया? आप सभी मेरे पुत्र मार्तंड से भली भांति परिचित है, किंतु आज मैं आप सबके समक्ष अपने पुत्र मार्तंड को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रांत प्रमुख जी, आपकी इस भावना का हम सभी आदर करते हैं, किंतु वो मौनी बाबा कहाँ हैं जो हमें मार्तंड की भविष्यवाणी बताने वाले थे? हम सभी उनसे मिलने और उनकी कही भविष्यवाणी सुनने को आतुर हैं। मौनी बाबा अपने कक्ष में नहीं है। अपने कक्ष में नहीं है? अर्थात कहाँ गए? ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि स्थूल किसी बड़े संकट पे है? मुझे उसे शीघ्र ही ढूंढना होगा। कहाँ जा रहे हो तुम? मौनी बाबा को ढूंढने। लेकिन उनको ढूंढने के लिए तो हवेली में और भी बहुत सारे लोग हैं। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम यहीं रुकोगे मेरे साथ। मौनी बाबा कहाँ है प्रांत प्रमुख? मौनी बाबा इस समय ध्यान में हैं, वो शीघ्र ही हमें दर्शन देंगे। तब तक आप लोग जलपान ग्रहण करें। और हाँ, तब तक मेरा वीर पुत्र मार्तंड आज सभी को अपनी शौर्य गाथाएं सुनाएगा। सुना ना, अब सभा के समाप्त होने तक तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? कहाँ हो सकता है स्थूल?
ए रुको, ये बोरा, इसमें क्या है? ये सावन की बोरी है। इसमें बहुत सारे मूषक घुस गए हैं। यदि इसे शीघ्र ही भवन से बाहर नहीं निकाला तो पूरे भवन में फैल जाएंगे। अगर तुम चाहो तो देख सकते हो, किंतु स्मरण रहे, कलगी जी को जवाब तुम ही देना। ठीक है, जाओ। पूरी सभा यहां है और मौली बाबा कहां चले गए? और मेरा राजनीतिक सलाहकार लाखा नापित, वो कहां है? उसे तो इस समय अपनी सलाह के साथ मेरे साथ होना चाहिए था। कहां है वो? मैं दासियों के कक्ष की सफाई कर रही थी, तभी मुझे मेरी बहन कचरी के सामान में ये मोहर मिली। उस दासी ने अपना परिचय कजरी की बहन कहकर दिया था। मुझे शीघ्र ही कजरी का घर ढूंढना होगा। अन्य दासियों के अनुसार वो इसी गांव में रहती है। सुनो भाई, ये कजरी दासी का घर कौन सा है? घर तो यही है, किंतु वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं अर्थात? 2 दिनों से कजरी और उसके पति का कोई पता नहीं है। कजरी ने आज तक काम में अवकाश नहीं लिया है, किंतु आज देखिए सारा घर खुला छोड़ दिया है। और यही नहीं, और एक दास है अगजीव, वो और उसका परिवार भी 2 दिनों से गायब है। अगजीव, वो दूसरा दास, उसका भाई बन के आया था। यहाँ जो कुछ भी हुआ है ये अवश्य ही उन दोनों का काम है। मुझे शीघ्र ही कजरी और अगजीव का पता लगाना होगा। उन्हें अंतिम बार किसने देखा था? अगजीव को अंतिम बार मैंने अपने बच्चे के साथ वहाँ उस वन की ओर जाते हुए देखा। वन की ओर? मुझे शीघ्र वहां जाना होगा। भ्राता, आपके राजनीतिक सलाहकार लाखा नापित को मैंने पूरे भवन में ढूंढ लिया, किंतु वो कहीं नहीं है और लंबे समय से उन्हें किसी ने देखा भी नहीं है। ये हो क्या रहा है यहाँ? चंद्रगुप्त मार्तंड के साथ उलझ गया है। स्थूल कहीं नहीं है, आचार्य भी यहाँ नहीं है। अब मुझे इंद्र को जाकर सूचित करना होगा। कदाचित उसे पता हो कि स्थूल कहाँ चला गया। अशोक प्रांत प्रमुख का है, किंतु व्यवहार सम्राटों जैसा। उन हत्यारों का संकट हम पर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। उन पर दृष्टि रखने के लिए मुझे किसी भी प्रकार से यहाँ से बाहर निकलना होगा। आदरणीय सभागणों, मुझे खेद है कि मेरे पिता इस समय किसी विशेष कारण से इस सभा में उपस्थित नहीं है, किंतु उनके पुनः लौटने तक यदि यहाँ पर बैठे किसी को भी किसी भी संदर्भ में कोई भी चर्चा करनी हो तो उसके लिए मैं सज्ज हूँ। चर्चा उनसे की जाती है मार्तंड जो चर्चा करने योग्य हो। हम में से किसी को भी तुमसे चर्चा करने में कोई रुचि नहीं है। हमें तो यहाँ मुखिया जी ने निमंत्रण दिया है ताकि उस मौनी बाबा द्वारा तुम्हारे लिए की गई भविष्यवाणी सुन सके, किंतु प्रतीत हो रहा है कि वो अपनी भविष्यवाणी पर लज्जित होकर यहाँ से भाग गया हो। मुखिया जी, मार्तंड जी का उपहास करने से पूर्व यह अवश्य सोच लीजिएगा कि आपके कृताक्ष या उपहास दोनों ही किसी काम के नहीं, क्योंकि आप चाहे या ना चाहे किंतु भविष्य में पारसपुरा के नए मुखिया और आप सबके नए प्रांत प्रमुख हमारे छोटे जमींदार मार्तंड जी ही होंगे। और यदि आप सब भी चाहते हैं कि आप सबके पुत्र आपके पश्चात आप सबकी गद्दी संभालें, तो आप सबके लिए यही उचित रहेगा कि आप मार्तंड जी से
पैर मोल नाल। अब यदि आप सबने जलपान ग्रहण कर लिया होगा तो प्रस्थान करें। तुम अद्भुत हो। अरे ये अचानक से सब लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? अश्वसेन, अश्व एक और स्थूल का कुछ पता नहीं है और अब इंद्र भी यहाँ नहीं है। मुझे तुरंत चंद्रगुप्त को सतर्क करना होगा। बहन, तुम ठीक हो? कृपा करके कुछ तो बोलो। किसने की तुम्हारी ये दशा? बताओ। स्वागत है। इस मृत्यु के क्षण में तुम सबका स्वागत है। जैसे ही ये रस्सी बिंदु को पार करेगी, तुम सबके शरीर दो हिस्सों में बट जाएंगे और तुम मृत्यु की गोद में सो जाओगे। और कल सूर्यास्त के समय हम तुम्हारे मृत शरीर सम्राट धनानंद को भेंट स्वरूप देंगे। ये उपहार और भी विशेष तब हो जाएगा जब तुम्हारे मुख्य साथी चंद्रगुप्त का शव भी तुम सबके साथ होगा। जाओ और ले आओ उसे। मेरे भवन के दास दासियां इस प्रकार मेरी अनुमति के बिना भवन छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये सब हो क्या रहा है? आर्य, कुछ विचित्र सा हो रहा है यहाँ। मेरी दासी दुर्गेश्वरी, जिसे आपने मौनी बाबा को लाने के लिए भेजा था, वो कहीं चली गई है। पूरे भवन में उसका कहीं कुछ पता नहीं। क्या? पिताश्री, मेरा दास अर्जुना केटक, वो भी सभा से ही लुप्त है। मौनी बाबा, अर्जुन, दुर्गेश्वरी और लाखा नापित, एक के बाद एक ये सब अचानक कहां गायब हो रहे हैं?
कुछ तो विचित्र हो रहा है यहाँ। मुझे इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। विनाश बुलाओ तुरंत। सारा वन छान मारा, परंतु कजरी और अगजीब का कहीं पता ही नहीं चल रहा। कहां जा सकते हैं वो? ये कीट यहाँ कैसे? ये तो केवल सड़े हुए मांस का ही भक्षण करते हैं, परंतु यहाँ किसी मृत जानवर का शव भी नहीं दिख रहा। तो फिर ये कहीं उन हत्यारों ने अगजीब और कजरी के साथ कुछ अनिष्ट ना कर दिया हो। मेरे प्रश्न का उत्तर इन कीटों का अनुसरण करने से ही मिलेगा। कि जब तक आचार्य लौटेंगे तब तक कहीं देर ना हो जाए। विनाश बुलाने में इतना विलंब क्यों? क्षमा करें स्वामी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा। वो अश्वसेन और आपका अश्व दोनों गायब है। बस अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। ये किसी प्रकार का विद्रोह है या कोई षड्यंत्र। भवन के सभी द्वार बंद कर दो और पता लगाओ कौन कौन गायब है। भ्राता, दास अगजी और दासी कजरी के स्थान पे जो नवनियुक्त दास और दासी थे वो भवन से अदृश्य हो गए। भवन से इस प्रकार नवनियुक्त दास दासियों का गायब होना कोई संयोग नहीं हो सकता। इसके पीछे अवश्य कोई षड्यंत्र है। हमें किसी भी प्रकार उन सबको ढूंढना होगा। स्वामी, स्वामी, अब क्या हो गया? कुछ क्षण पूर्व मैंने कजरी की बहन और अगजीव के भाई अर्थात नवनियुक्त दास दासी को वन की ओर जाते हुए देखा, उत्तर दिशा में। हो ना हो, इन सभी का परस्पर कोई ना कोई संबंध अवश्य है। सेना को सज्ज करो और वन की ओर कूच करने का आदेश दो। समूचे वन को घेर लो। मैं स्वयं पता करूंगा कि यह हो क्या रहा है। जो आज्ञा भ्राता। ये कोई साधारण हत्यारे नहीं है। कजरी और अगजीब के साथ साथ उनके सभी परिवार गणों की हत्या भी कर दी। जितना मैंने अनुमान लगाया था, इन हत्यारों का संकट उससे कहीं अधिक गहरा है।
मुझे शीघ्र ही चंद्रगुप्त तक पहुंचना होगा। यदि मैं इस सेब को काटने के लिए आपको इस कटार और इस तलवार में से किसी एक का चयन करने के लिए कहूं, तो आप किसका चयन करें? निसंदेह इस कटार का, क्योंकि इस साधारण से कार्य के लिए इतनी बड़ी तलवार का उपयोग करना व्यर्थ होगा। इसी प्रकार जीवन में भी आवश्यकता से अधिक बल का उपयोग करना व्यर्थ होता है। स्मरण रहे, आवश्यकता से अधिक बल का उपयोग किसी एक मोर्चे पर आपकी विजय सुनिश्चित कर सकता है, परंतु किसी अन्य मोर्चे पर आपको बलहीन भी कर सकता है। बलशाली होना शुभ, लाभदायक, परंतु उसी बल को संभाल कर सहेज कर रखना समझदारी। नीतियां मेरी, नियति आपकी। इसे आप अपना सेवक समझ रहे हैं? पिपलीवन का राजकुमार, मगध का सबसे बड़ा शत्रु चंद्रगुप्त है ये। आपका और मगध का सबसे बड़ा शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य पारसपुरा में पकड़ा गया है। रुको, ठहर जाओ। ये सब क्या हो रहा है? सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। सावधान प्रांत प्रमुख, कुछ भी करने से पूर्व इतना स्मरण रखिए कि ये तलवार हम पर नहीं, सम्राट के विश्वसनीय लोगों पर उठाई जा रही है। अर्थात सम्राट पर उठ रही है आपकी तलवार। क्या? सम्राट के विश्वसनीय अर्थात सम्राट धनानंद? कदाचित आप भूल रहे हैं कि हम सबके एक ही सम्राट हैं। सम्राट धनानंद कभी भी मेरे भवन के सेवकों पर आक्रमण नहीं करवा सकते। वो मेरी निष्ठा और स्वामी भक्ति से भली भांति अवगत है, इसलिए मेरे साथ छल करने का प्रयास भी मत करना। अपनी वास्तविकता प्रकट करो और ये बताओ कि मेरे सेवकों को मारने का प्रयास क्यों कर रहे थे? ये विश्वासघाती आपके सेवक नहीं महाराज, ये मगध के सबसे बड़े देशद्रोही हैं। ये वही विद्रोही हैं जिन्हें सम्राट धनानंद बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। प्रांत प्रमुख जी, जिसे आप अपना दास समझ रहे हैं, वास्तव में वो चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त? हाँ, आपके पुत्र का प्रिय दास अर्जुन आखेतक, पिपलीवन का राजकुमार, मगध का सबसे बड़ा शत्रु। इसने सम्राट धनानंद के विरुद्ध विद्रोह किया है। और ये जो उसके साथ है, दासी दुर्गेश्वरी, चंद्रगुप्त की मां, पिपलीवन की महारानी बुरा है ये। और ये दोनों उसके घनिष्ठ मित्र स्थूल और इंद्र। और तुम्हारे इस नाटक में मैं कौन हूं? आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य?
बताया नहीं तुमने? तुम्हारे इस नाटक में मैं कौन सा पात्र निभा रहा हूं? आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का? हाँ, तुम ही हो कुटिल ब्राह्मण। ये सारे षड्यंत्र और इस विद्रोह की अग्नि को प्रज्वलित करने वाले तुम ही हो चाणक्य। तुम ही हो वो जिसने सम्राट धनानंद के विरुद्ध इस विद्रोही चंद्रगुप्त का पक पक पर साथ दिया, उसका मार्गदर्शन किया है। अद्भुत अद्भुत कहानी बुन लेते हैं ये दोनों। कहानीकार हो क्या? झूठे कहीं के। ये तो हमारे स्वामी ने अपने विवेक और बुद्धि का सदुपयोग किया और यहाँ समय रहते पहुंच भी गए, अन्यथा तुम दोनों निष्ठुर हत्यारे इन निर्दोषों की हत्या कर देते। प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको सारा घटनाक्रम समझा देता हूं, परंतु एक विनती है, जब तक मैं आपको अपनी बात विस्तार से समझाऊं, इन निर्दोषों को मुक्त कर दीजिए। एक बार मैं अपनी बात आपको समझा दूंगा, आप स्वयं समझ जाएंगे कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। नहीं महाराज, इन्हें मुक्त करना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। बस, बहुत बोल चुके तुम। अब निर्णय मैं लूंगा कि कौन दंड का भागी है और कौन नहीं। मैं घटना की जड़ तक जाऊंगा और सत्य का पता लगाऊंगा। सैनिकों, देख क्या रहे हो? मुक्त करो इन्हें। नहीं महाराज, मत छोड़िए इन्हें, रुक जाइए। प्रभु जी के आदेश की अवहेलना? अरे क्यों समय से पहले अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है मूर्ख? अब तू चुप, एकदम चुप। प्रभु जी ने क्या कहा? तू चुप रहेगा और अब मैं अपना पक्ष रखूंगा। प्रभु जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। जिस समय आपको मेरी सबसे अधिक आवश्यकता थी, मैं उस समय वहां उपस्थित नहीं था, परंतु जब मैं आपको कारण बताऊंगा कि उस समय मैं वहां उपस्थित क्यों नहीं था, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि मेरी वहां अनुपस्थिति ही आवश्यक थी। अर्थात कहना क्या चाहते हो तुम लाखा? मैं ये कहना चाहता हूं प्रभु जी कि आपके साथ भी उसी ने छल किया, उसी ने विश्वासघात किया, जिसने स्वयं नापित श्रेष्ठ महाराज धनानंद के साथ भी विश्वासघात किया। ये है वो विश्वासघात। और प्रभु जी, ये विश्वासघाती कोई और नहीं है, पीपलीवन के भूतपूर्व महाराज चंद्रवर्धन मौर्य का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य है। और इसके साथ जो ये खड़ी है ना कुटिल कन्या, इसकी साथी ये पारसपुरा और मगध की अत्यंत घातक शत्रु है। झूठ है ये, मिथ्या बोल रहा है कुटिल ब्राह्मण। महाराज, ना मैं चंद्रगुप्त हूं और ना ये चंद्रगुप्त के साथी। जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि हम सम्राट के आदेश पर आए हैं। और मैं ये कैसे मान लूं कि सम्राट धनानंद ने तुम्हें यहां भेजा है? क्योंकि मेरे पास प्रमाण है महाराज। ये संदेश हमें स्वयं सम्राट धनानंद द्वारा भेजा गया था। हम प्रशिक्षित हथियारे हैं जिन्हें खुद सम्राट ने नियुक्त किया है। हमें व्यक्तिगत रूप से ये दायित्व दिया गया था कि हम चंद्रगुप्त और उसके साथियों को ढूंढें और उनका अंत कर दें। महाराज, आप इसमें देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा है कि महाराज धनानंद ने हमें बांदी गांव भेजा, क्योंकि उन्हें पूर्वाभास था कि ये चंद्रगुप्त वही होगा। किंतु जैसे ही हम वहां पहुंचे, ये सब लोग वहां से भाग चुके थे। इस विषय में तुम्हें क्या कहना है लाखा? ये संदेश तो सम्राट धनानंद का ही है।
ये देखो, इस पर राजकीय मोहर भी लगी है। मैं देख के क्या करूंगा प्रभु जी? निसंदेह उन्हीं की राजकीय मोहर होगी, परंतु इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो है ही चोर। स्मरण नहीं आपको, इन्होंने आपकी मोहर भी तो चोरी की थी ना। तो जब आपके भवन से शाही मोहर चोरी कर सकते हैं, तो सम्राट धनानंद के यहां से चोरी करना कौन सी बड़ी बात है इनके लिए? अर्थात प्रभु जी, इन दोनों का ये षड्यंत्र तो तभी से आरंभ हो गया था जब इन्होंने आपकी वो राजसी मोहर चोरी की थी। नहीं, वो मोहर इसकी बहन कजरी ने चुराई थी। ऐसा इसने कहा था। ये ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि ये ऐसा कह के आपको आश्वस्त करके आपका विश्वास जीतना चाहती थी। परंतु ये दोनों ये भूल गए कि अब भी आपके विश्वास पात्र, आपके लिए अपने प्राण देने वाले आपके सेवक इस भवन में उपस्थित हैं। जैसे कि वो दासी। बताओ पुत्री, बताओ, निसंकोच निडर होकर प्रभु जी को बताओ, तुमने क्या देखा? कोई कुछ नहीं कहेगा। क्षमा करें प्रभु, मैंने इस दासी को आपकी मोहर चुराते हुए देखा था, किंतु मैंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे भय था कि कहीं ऐसा करके मैं ही आपके संदेह के घेरे में न आ जाऊं और अपनी आजीविका से हाथ न धो बैठूं। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। और प्रभु जी, इनकी ये छल से परिपूर्ण योजना का प्रथम पड़ाव था आपके विश्वास पात्र दास और दासी की हत्या करना। जाओ भाई, लेकर आओ। ये देखिए प्रभु जी, आपके विश्वास पात्र सेवक अगजीब और प्रभु जी की पत्नी की निष्ठावान सेविका कजरी के शव। इतने क्रूर हैं ये दोनों कि केवल इन दोनों की हत्या ही नहीं की, उनके परिवार गणों की हत्या भी कर दी। और ये हत्या केवल इसलिए की क्योंकि ये उनके प्रवेश चिन्ह पाना चाहते हैं, ताकि आपके भवन में प्रवेश पा सके, आश्रय ले सके, छुप के रह सके। तो तुम्हें ये शव मिले कहां से? और इन्हें तुम्ही ने मारा है? किंतु इसके पीछे एक कारण था। कारण मैं बताता हूं। इन्होंने इनकी हत्या केवल इसलिए की क्योंकि ये इनके आपके भवन में प्रवेश करने वाले प्रवेश चिन्ह चोरी करना चाहते, वो इन्होंने कर लिए। और इनकी योजना का दूसरा चरण था आपके भवन की शांति को अस्थिर करना। इस बार इन्होंने चतुराई से उन दास और दासियों पर निशाना साधा जिनकी नियुक्ति नई नई हुई थी, क्योंकि कुछ भी होगा तो ये सारा का सारा दोष उनके माथे मर देंगे और खुद बच जाएंगे। और इसलिए इन्होंने चुना आपके पुत्र मार्तंड के विश्वसनीय और आज्ञाकारी दास अर्जुन आखेटक को। प्रभु जी की पत्नी की निष्ठावान सेविका दुर्गेश्वरी देवी, इसे दोषी बना दिया। और तो और इन्होंने मौनी बाबा को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आप अपने प्रांत के सभी मुखियाओं का विश्वास अर्जित करने वाले थे। और वो अश्वसेन, जो आपके अश्व दल को नियंत्रित करने में अत्यंत दक्ष है। प्रभु, मेरी तो सदैव यही निष्ठा थी कि मैं छोटे प्रांत प्रमुख जी की सेवा अपनी पूर्ण निष्ठा से करूं और उनकी नियति के अनुरूप उन्हें एक महान शासक बनते हुए दिखूं। प्रभु, इन्होंने ही मुझे कहा कि मैं पारसपुरा के भावी प्रमुख की सहायता कर उन्हें सशक्त बना रहा हूं। पिताश्री, मुझे अर्जुन पर कोई संदेह नहीं है, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। वो हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचेगा। मौनी बाबा कुछ कहना चाहते हैं। मौनी बाबा ये कह रहे हैं कि यदि ये आपके प्रांत के सभी मुखियाओं को यहाँ बुलाकर उनके समक्ष भविष्यवाणी कर दे कि आपका पुत्र मार्तंड पारसपुरा के भविष्य का योग्य प्रांत प्रमुख होगा,
आपकी स्थिति कितनी सुदृढ़, कितनी सशक्त हो जाती। परंतु ये मगध के पारसपुरा के शत्रु हैं, यहाँ विद्रोह के बीज बोना चाहते। ये भला ऐसा क्यों होने देते? इसलिए मौनी बाबा को भी आज बंदी बना लिया। हाँ, इनसे ना मेरी देवी कलगी के प्रति निष्ठा देखी नहीं गई प्रभु। जब से मैं इस भवन में आई हूँ तब से मैं देवी कलगी के रक्षा के लिए सदैव सज्ज रहती हूँ, इसीलिए यहाँ बंदी बनाकर रख दिया। ये सत्य है आर्य। जब से ये भवन में आई है इसने सदैव मेरा साथ दिया है, इसलिए इसकी अनुपस्थिति में हमें चिंता हो गई थी और तुरंत मैंने आपको सूचित किया। प्रांत प्रमुख, कृपा करें मेरी बात सुने। मैं दाहक और ये मेरी बहन निशुंबा, हम सम्राट धनानंद के कहने पर इस चंद्रगुप्त को ढूंढने और उसकी हत्या करने आए थे, और हम वो काम कर ही रहे थे कि अचानक आप बाधा बनकर खड़े हो गए। प्रभु जी पर ही आरोप लगा दिया। प्रभु जी, मैं तो कहता हूं केवल इसी बात पर ही इसे मृत्युदंड दे देना चाहिए, परंतु अभी नहीं, मैं इसे दोषी सिद्ध करके रहूंगा। मैं केवल एक ही प्रश्न पूछता हूं इससे प्रभु जी, यदि इनके कथनानुसार इन्हें नापित श्रेष्ठ सम्राट धनानंद ने यहां पर अपने किसी अत्यंत विशिष्ट कार्य के लिए भेजा था, तो ये सीधा सीधा प्रभु जी के पास क्यों नहीं आए? क्यों नहीं कहा कि प्रभु जी, हमें नापित सम्राट धनानंद जी ने भेजा है एक विशेष कार्य के लिए। आप तो इनका स्वागत सत्कार करते, इन्हें इनका कार्य संपन्न कराने के लिए संसाधन उपलब्ध कराते, परंतु नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। चोरों की भांति दबे छुपे पांव यहाँ आए और आपके भवन में प्रवेश पाया, आपके विश्वसनीय दास और दासी की हत्या करके। चंद्रगुप्त की हत्या ये क्या करेगा? स्वयं ही तो है चंद्रगुप्त। और प्रभु जी, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। सम्राट धनानंद के यहाँ पर भी छिपकर ऐसे ही दास बन के रहा था, अब वही काम यहाँ कर रहा है, और ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये आपके यहाँ रहकर आपके भवन को भीतर ही भीतर से खोखला करना चाहता था। ये झूठ बोल रहा है, ये सब मिथ्य है, ये कोई नापित नहीं, कुटिल चाणक्य है। मुझे पता था तुम यही कहोगे मेरे बारे में, इसीलिए आते ही मैंने अपना यही परिचय दिया था। प्रभु जी, आप स्वयं सोचिए, कहाँ मैं एक साधारण सा नापित और कहाँ वो ब्राह्मण। परंतु मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता, प्रमाण के साथ बात करता हूँ। और प्रभु जी, मेरे पास ऐसा प्रमाण है जिससे ये दोनों दोषी सिद्ध हो जाएंगे। और यदि एक क्षण के लिए आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो ये प्रमाण आपके समक्ष वही रखेगा जिस पर आपको अपने बाद सबसे अधिक विश्वास होगा, आपके छोटे भ्राता दुर्गम जी। भ्राता, लाखा नापित जो कह रहा है वो सब सत्य है। निशुंबा और उसके कक्ष से मुझे पिपलीवन की मोहर और ये मौर्य वंश का शाही पताका प्राप्त हुई है। महाराज, ये सब हमारा नहीं है, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र तो तुमने रचा था हत्यारों, परंतु प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और ये प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण तुम्हारे विरुद्ध हैं। महाराज, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इन्होंने न केवल पारसपुरा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, इन्होंने मगध के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। आपके राज्य में, आपके प्रांत में अशांति, अस्थिरता फैलाने का प्रयत्न किया, आपके विश्वसनीय दास और दासी की हत्या की है इन्होंने। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं महाराज, इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। प्रांत प्रमुख, ये कुटिल ब्राह्मण झूठ बोल रही है। मौन! तुम चंद्रगुप्त मौर्य, पिपली वन के राजकुमार, एक देशद्रोही विद्रोही हो। तुमने केवल पारसपुरा ही नहीं, पूरे मगध साम्राज्य में आतंक मचा रखा है। वो तुम ही हो जिसके कारण सम्राट धनानंद चिंतित हैं। उनका विश्वस्त और निष्ठावान प्रमुख मैं उनकी रक्षा और राज्य के हित में अपना दायित्व निभाऊंगा। तुम्हें देशद्रोह और मेरे सेवकों की हत्या के अपराध स्वरूप मैं मृत्यु दंड देता हूं।
प्राण के बदले प्राण ही लिए जाते हैं। बंदी बना लो इन दोनों को और इन्हें भी वही क्रूर मृत्यु दो जो ये मेरे सेवकों को देने की चेष्टा कर रहे थे। ले जाओ इन दोनों को। मार दो इन्हें। रुक जाइए महाराज, गलती कर रहे हैं आप। मैं जानती हूँ ये मेरा अंत है, किंतु अनन्य, अंतिम समय में कोई झूठ नहीं बोलता। अर्जुन ही चंद्रगुप्त है, यही सत्य है। राधा, स्मरण रहे, न्याय के मार्ग में कभी रुकना नहीं चाहिए। सम्राट घनानंद को यह संदेश भेज दो कि उनका सबसे बड़ा शत्रु पिपलीवन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य मर चुका है। इस साधारण से दिखने वाले खिलौने की विशेषता जानते हैं क्या है? ये पवन यंत्र बालक उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में पवन चलती है, परंतु यदि इसे पवन की दिशा के विपरीत चलाने का प्रयास किया तो ये टूट जाएगा। अर्थात या तो इतने सुदृढ़ बनो कि पवन की दिशा के विरुद्ध खड़े रह सको, या फिर इतने विवेकशील बनो कि पवन की बदलती दिशाओं को समझो और उसके अनुकूल बहो। सुरक्षा की केवल दो ही ढाल है, बल या विवेक। या तो बलशाली बनकर शत्रु की चुनौती का सामना करो और विजय प्राप्त करो, या फिर विवेक से परिस्थिति को अपने अनुरूप ढाल लो। नीतियां मेरी, नियति आपकी। मगध का सबसे बड़ा शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य पारसपुरा में मारा गया। हमें शीघ्र ही पारसपुरा के लिए प्रस्थान करना होगा। प्रतीक्षा की ये घड़ियां कितनी कठिन होती है। कब होगा ये सूर्यास्त? कब निशुंबा और दाहक मेरे समक्ष उस चंद्रगुप्त और चाणक्य का शव प्रस्तुत करेंगे? मैं अभी लाल बाग निकल जाता हूं और जब मैं लाल बाग से लौटूंगा तो मेरे साथ होगा उन दोनों का शव और मेरी बहन के मुख पर होगी प्यार की मुस्कान। सम्राट की जय हो। पारसपुरा के प्रांत प्रमुख जगतजला जी ने आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। मैं यहाँ चंद्रगुप्त का शव देखने के लिए आतुर हूं और तुम मेरे सम्मुख ये संदेश लेकर आ गए। क्या ये संदेश तुम्हारे सम्राट के आनंद से अधिक महत्वपूर्ण है भद्रसाल? सम्राट, मेरी आपसे विनती है कि लाल बाग जाने से पूर्व आप ये संदेश अवश्य पढ़ लें। दाइमा, क्या इससे पूर्व आपने कभी भद्रसाल को इतना प्रसन्न देखा है?
आज ये मुझसे हट कर रहा है। एक विश्वसनीय सैनिक की प्रसन्नता अपने सम्राट से जुड़ी होती है और भद्रसाल की प्रसन्नता आप ही से जुड़ी है। इसे ये संदेश पढ़ने का आदेश दीजिए सम्राट। यदि ऐसा है तो आज्ञा है, पढ़ो। आदरणीय सम्राट, आपके सेवक जगत जला का प्रणाम स्वीकार करें। मुझे आपको ये सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष अनुभव हो रहा है कि आपका और मगध का सबसे बड़ा शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य पारसपुरा में मारा गया है। और साथ ही उसका सहभागी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। जब तक आप स्वयं पारसपुरा पधार कर अपनी संतुष्टि नहीं कर लेते कि आपके शत्रु का अंत हो चुका है, तब तक मैं इनके शव यहां संरक्षित रखूंगा। बधाई हो सम्राट। चंद्रगुप्त और उसका साथी मगध के सबसे बड़े शत्रु अब मर चुके हैं। मगधपति सम्राट धनानंद की जय हो। मर गया मर गया। तुम्हारे द्वारा दिया गया ये आज तक का सर्वश्रेष्ठ समाचार है। वो चंद्रगुप्त मर चुका है और साथ ही उसका साथी अर्थात वो कुटिल चाणक्य भी मारा जा चुका है। हाँ भाई, क्षमा चाहता हूं, परंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि जगत जला ने पारसपुरा में चाणक्य और चंद्रगुप्त को ढूंढ कैसे लिया और इतनी सरलता से मार दिया। कैसे मार नहीं? दाहक और निशंबा का क्या? ये कार्य हमने उनको सौंपा था। उनके संदेशानुसार वे दोनों चाणक्य, चंद्रगुप्त और उनके अन्य साथियों के शव लाल बाग भेजने वाले थे। स्मरण है आपको मामही? महामात्य, जब कोई शुभ समाचार आता है ना, तो उस पर गहन विश्लेषण करने की नहीं, अपितु उल्लास करने की आवश्यकता होती है। पत्र देखिए, देखिए महामात्य, ये जगत जला की शाही मोहर है। जितना विश्वास मुझे जगत जला पर है, उतना प्रांत के अन्य किसी प्रमुख पर नहीं है। यदि जगत जला ने संदेश भेजा है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो तुच्छ दास और वो कुटिल ब्राह्मण मारे जा चुके हैं। हमें शीघ्र पारसपुरा के लिए प्रस्थान करना होगा। मैं उनका शव देखने के लिए अत्यंत आतुर हूं। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इस सूचना से जुड़ा कोई ऐसा सत्य अवश्य है जो हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा। धनानंद और जगत जला की दृष्टि से बचने का यही एक मार्ग था। अर्थात आपको पता था कि दाहक और निशुंभा हमारा अपहरण करेंगे। हाँ, जब बांधी गांव में चंद्रगुप्त पर उस अनजानी दिशा से वार हुआ, मैं तभी समझ गया कि ये कोई साधारण हत्यारे नहीं, अपितु अत्यंत प्रशिक्षित एवं घातक हत्यारे। बस तभी से मेरी योजना ने रूप लेना आरंभ कर दिया। और जब भवन में शाही मोहर की चोरी हुई तो आचार्य का संदेह और प्रबल हो गया कि दाहक और निशुंभा ही वो हत्यारे हैं जिन्हें धनानंद ने हमें मारने के लिए भेजा है। और तभी उन्हें अपने मार्ग से हटाने के लिए आचार्य और मैंने ये योजना बनाई। कैसी योजना? हमने उन्हें तुम सबका अपहरण करने दिया ताकि वो अपनी इस झूठी विजय में प्रसन्न रहे, असावधान हो जाए। और जब उनका सारा ध्यान आप लोगों को पकड़ने पर था, मैंने उस समय का लाभ उठाया और उनके विरुद्ध वो सभी प्रमाण एकत्रित किए जो जगत जला के समक्ष उन्हें दोषी सिद्ध करने में सहायक सिद्ध होते। और फिर मैंने दासी को ये कहा कि वो जगत जला को तुरंत जाकर ये सूचित करे कि उसने उन दोनों हत्यारों को वन की ओर जाते हुए देखा है। कुछ क्षण पूर्व मैंने कजरी की बहन और अगजीव के भाई अर्थात नवनियुक्त दास दासी को वन की ओर जाते हुए देखा, उत्तर दिशा में। और जैसे ही जगत जला ने वन के लिए प्रस्थान किया, मैं दुर्गम को लेकर दाहक और निशुंभा के कक्ष में पहुंचा। और वहां मैंने पहले से पिपली वन का राज चिन्ह और पताका छिपा दी थी।
ताकि वो पिपलीवन के क्रांतिकारी समझे जाए। लाखा नापित, यदि मेरे भ्राता का तुम पर इतना अति विश्वास ना होता तो आज मैं यहां ये ना कर रहा होता और ना ही मेरे सेवकों पर संदेह करता। मौर्य वंश की पताका, पिपलीवन। लाखा नापित, ये तो पिपलीवन का चिन्ह है। और ये मौर्य वंश की पताका। एक अंतिम प्रश्न आचार्य, आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि वो हत्यारे हमें कहां ले जा रहे हैं? चंद्रगुप्त के कारण। इसने जानबूझकर अपना अपहरण होने दिया ताकि ये उन हत्यारों के गुप्त स्थान से संबंधित संकेत छोड़ सके। और जब वो हत्यारे मुझे अपने गुप्त स्थान तक ले जा रहे थे तब मैं पूरे मार्ग में मोरपंखों की कतार बनाता चला गया। जिसका अनुसरण करके आचार्य चाणक्य वहां पहुंचे। स्थूल, यहाँ कोई नहीं, तुम मुंह से भी बोल सकते हो। योजना तो सदैव की भांति अति उत्तम थी आचार्य। आपकी और चंद्रगुप्त की जोड़ी हमें सदैव सभी कठिनाइयों से निकाल लेती है, किंतु मुझे आपसे एक शिकायत है। अरे जाने भी दो ना स्थूल। नहीं चंद्र नहीं, भयभीत तो हूं, किंतु आज मैं ये कहकर रहूंगा, और कोई तो इन्हें कुछ बोलता नहीं है। भद्र, तुम्हारी शिकायत यही है ना कि मेरी प्रत्येक योजना में कभी मुझ पर कोई संकट क्यों नहीं आता? ये लो, ये अन्याय है आचार्य। अब तो हमारे जैसे लोग शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने ज्ञानी हैं कि हमारे बोलने से पूर्व ही हमारी शिकायत भी जान लेते हैं। आप धन्य हैं आचार्य, आप धन्य हैं। अभी तो विपत्ति टल गई है, परंतु हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि धनानंद अपने सबसे बड़े शत्रु की मृत्यु को इस प्रकार स्वीकारेगा नहीं। इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए वो स्वयं अवश्य आएगा पारसपुरा, और शीघ्र ही। दुर्धरा, तुम भी चलो दुर्धरा, अपनी दृष्टि से इस शुभ समाचार की पुष्टि कर लो। नहीं भाई, मैं नहीं चलूंगी आपके साथ, मैं यही रुकूंगी। मैं अपनी प्रसन्नता अपनी चित्रकारी से व्यक्त करना चाहती हूँ। जब तक आप लौटेंगे मैं वही करूंगी, तब तक आप शव देखने का आनंद उठाइए। उत्तम, जब मैं लौटूंगा तो तुम्हें होने वाली घटना की विस्तृत जानकारी दूंगा, और तुम मुझे अपनी चित्रकारी दिखाना। मामाते, हमें शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। जो आ गया मां महिम। अंततः उस देशद्रोही चंद्रगुप्त का अंत हो ही गया। कहाँ रह गए ये सब के सब? अब तक आए क्यों नहीं? मैं जानती हूँ ये मेरा अंत है, किंतु अरे अंतिम समय में कोई झूठ नहीं बोलता। अर्जुन ही चंद्रगुप्त है, यही सत्य है। कभी कभी तो मुझे तुम्हारा आचरण समझ में नहीं आता दुर्गम। मैंने अपने इन्हीं हाथों से मगध के सबसे बड़े देशद्रोही और सम्राट धनानंद के सबसे बड़े शत्रु चंद्रगुप्त को मारा है। जिसे असाका और मगध की सेनाएं नहीं मार पाई, उसे मैंने मारा है। क्या तुम्हें इतना भी आभास है कि यह कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए? कदाचित सम्राट धनानंद मुझसे प्रसन्न होकर
मुझे और 40 गांवों का प्रांत प्रमुख बना दे, किंतु तुम्हें मेरी इस उपलब्धि से कोई प्रसन्नता नहीं है। जब से मैंने चंद्रगुप्त और उसकी सहयोगी को मारा है, मुझे तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता की एक मुस्कान तक नहीं दिख रही है। बोलो, क्या कारण है शोक का? बोलो दुर्गम, बोलो। मैंने आप सभी को यहां एक अत्यंत शुभ समाचार देने के लिए एकत्रित किया है। शीघ्र ही सम्राट धनानंद पारसपुरा पधार रहे हैं। और शीघ्र ही वो हमारे इस भवन में भी पहुंचने वाले हैं। हाँ, मैं जानता हूं आप सब बहुत ही उत्सुक हैं, किंतु सम्राट के स्वागत सत्कार का प्रबंध हम सबको करना होगा। वो मगधपति सम्राट महान धनानंद हैं, हमें उनका स्वागत भी उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही करना होगा। गांव के हर मार्ग को गुलाब की पंखुड़ियों से सज्ज कर दो, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और तुम दुर्गम, सम्राट की पुष्टि के लिए चंद्रगुप्त और उसकी सहयोगी के शव को सज्ज करो। सम्राट को भी देखने दो कि उनके सबसे बड़े शत्रु को मैंने स्वयं अपने हाथों से मारा है। जो आज्ञा भ्राता। स्मरण रहे, हम में से कोई भी धनानंद के मार्ग में नहीं आएगा। फैल जाओ, जहां तक संभव हो सके उससे दूर दूर रहो। ये बात बाकी सबको भी बता देना। मेरे भ्राता, भले ही तुम पांचों को संदेहास्पद ना समझे, किंतु मेरी दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी तब तक जब तक तुम पांचों का सत्य मैं सबके सामने न ला दूं। दुर्गम दागा नाम है मेरा। मुझे आपको ये सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष अनुभव हो रहा है कि आपका और मगध का सबसे बड़ा शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य पारसपुरा में मारा गया है। अपने कर्तव्यों को भूल गए हो तुम? इस समय और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी आपसे अधिक आवश्यकता है, जिनकी रक्षा करना भी मेरा ही दायित्व है। दुर्धरा, सब कुछ व्यवस्थित करो और पुष्प लाओ, सुगंध बिखेरो। ध्यान रखो, आज मैं तुम्हें सम्राट के सम्मुख भावी प्रांत प्रमुख के रूप में प्रस्तुत करने वाला हूं। तुम्हें पूर्णतः व्यवस्थित और सज्ज रहना चाहिए। अब ये कलगी कहां रह गई? सदैव सबसे महत्वपूर्ण समय और अवसर पर कहीं लुप्त हो जाती है। दुर्गेश्वरी, तुम जानती हो ना, प्रांत प्रमुख जी सम्राट के आगमन को लेकर कितने उल्लासित हैं। ऐसे में अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो देखो, तुम मेरे साथ चलना। किंतु देवी, मैं इन स्वागत सत्कार के कार्य में दक्ष नहीं हूं। मुझे तो कोई अनुभव भी नहीं। किंतु देवी, आपके पास तो अन्य कई दासियां हैं जो अनुभवी है, निपुण है, जो
जो आपकी सहायता कर सकती है। लेकिन मुझे सिर्फ तुम पर विश्वास है। अब बस तुम मेरे साथ चलोगी। आओ। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? सम्राट धनानंद किसी भी क्षण भवन के द्वार पर आते होंगे। चलो। कैसी दुविधा है, कलगी का आदेश भी नहीं टाल सकती और उस दुष्ट धनानंद की दृष्टि से भी बचना होगा मुझे। स्वागत है सम्राट। आज आपके महान चरण पारसपुरा की धरती पर पड़े, ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे पारसपुरा के लिए हर्ष और सौभाग्य की बात है। आज आप बड़े ही शुभ अवसर पर पधारे हैं, जब समूचे पारसपुरा में चैत्र नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। कदाचित ये माता दुर्गा की कृपा ही है कि मैं आपके सम्मान में वो भेंट प्रस्तुत करने को सज्ज हूं जिसकी आपको चाह है। महान सम्राट धनानंद, उनके घोर शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको मैंने अपने इन्हीं हाथों से मौत के घाट उतार दिया है, उस धूर्त ने अपने षड्यंत्र में सफल होने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसके पास वो शस्त्र नहीं था जो मेरे पास है, और वो है आपके प्रति मेरी निष्ठा। अंततः उसके विश्वासघात ने मेरी निष्ठा के आगे अपना दम तोड़ ही दिया। प्रांत प्रमुख, जगत जला, आप तो भली भांति जानते हैं कि मुझे प्रशंसा और स्वामी भक्ति की बातें कितनी प्रिय। आपके शौर्य की बातों को मैं विश्राम से सुनूंगा, किंतु अभी मैं चंद्रगुप्त और उसके साथी का शव देखना चाहता हूं। अवश्य सम्राट। वन में कभी किसी पशु को दूसरे का शिकार करते हुए देखा है? शिकारी की सफलता या असफलता एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण पर टिकी होती है, आकस्मिक आघात। यदि शिकार को पहले से ही अनुमान हो जाए कि शिकारी की दृष्टि उस पर पड़ चुकी है और वो उसके लिए घात लगाए बैठा है, तो वो सतर्क होकर बच निकलने में सफल हो जाए। जीवन में भी इसी प्रकार हमारे शत्रु पर हमारे वार की योजना की सफलता और असफलता इसी महत्वपूर्ण तत्व पर टिकी होती है कि हमारा वार आकस्मिक रूप से किया गया है या हमारे शत्रु को उसका अनुमान पहले से ही हो चुका है। स्मरण रहे,
आपकी योजना भले ही कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, परंतु यदि आपके शत्रु को उसका अनुमान पहले से ही हो गया तो सफलता कभी हाथ नहीं आएगी। नीतियां मेरी, नियति आपकी। तुमने मेरे भेजे हुए हथियारों को चंद्रगुप्त और उसका साथी समझा। मुझे इसके प्रमाण भी दिए गए थे। कौन है वो? मेरा राष्ट्रीय सलाहकार लाखा नापित। उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जगत जला, आप तो भली भांति जानते हैं कि मुझे प्रशंसा और स्वामी भक्ति की बातें कितनी प्रिय। आपके शौर्य की बातों को मैं विश्राम से सुनूंगा, किंतु अभी मैं चंद्रगुप्त और उसके साथी का शव देखना चाहता हूं। अवश्य सम्राट। आइए सम्राट, मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। पधारिए। कैसे सम्राट है जो मृत शरीर को देखने के लिए इतने उत्सुक है? अत्यंत ही क्रूर और दुष्ट सम्राट है ये। मुझे वचन दीजिए स्वामी कि आप कभी भी इसके समान नहीं बनेंगे। मृत्यु की सुगंध, ये सुगंध कितनी अद्भुत है जगज्जला। नहीं मित्र, कभी भी नहीं। मैं इनके समान कभी नहीं बन सकता। मैं उल्लासित हूँ, शीघ्र मुझे वो दृश्य दिखाओ। कहाँ है वो शव? एक क्षण सम्राट, मेरे पुत्र मार्तंड को आशीर्वाद देने की कृपा करें। पुत्र? केवल सुना था, किंतु आज प्रत्यक्ष रूप से देख भी लिया। क्षमा करना जगज्जला, किंतु तुम्हारे पुत्र के व्यक्तित्व में वो विशेषता नहीं है। अच्छा है, ये एक प्रांत प्रमुख का पुत्र है, सम्राट का पुत्र नहीं। क्योंकि यदि ऐसा होता तो इसके स्वामित्व को कोई स्वीकारता ही नहीं। मेरे सामने शव प्रस्तुत किए जाए। आ गए शव, मेरे प्रिय शव आ गए। शीघ्र खोलो इन्हें।
क्या है जगत जला? सम्राट, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपके सबसे बड़े शत्रु को मारा और आप... या तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो या बहुत बड़े दुस्साहसी, या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं जो ये भेंट देने के लिए तुमने मुझे यहां बुला लिया। मामाई, उठ उठ। प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो आप मेरे सम्राट मुझसे इतना रिष्ट हो गए? भूल नहीं, अपराध हुआ है तुमसे जो तुमने मेरे भेजे हुए हत्यारों दाहक और निशुंभा को चंद्रगुप्त और उसका साथी समझा। अंतिम समय पे कोई झूठ नहीं बोलता। अर्जुन ही चंद्रगुप्त है। मुझे तो यही बताया गया था कि यह चंद्रगुप्त है और मुझे इसके प्रमाण भी दिए गए थे। जगत जला, तुमने अपनी बुद्धि, अपनी दृष्टि से अधिक महत्व प्रमाणों को दिया। मैंने तुम्हें स्वयं आकर बताया था कि चंद्रगुप्त 15 से 17 वर्ष का युवक है। अब क्या यह व्यक्ति तुम्हें किशोर दिखाई दे रहा है? अब तुम ही बताओ, क्या आयु है इसकी? उत्तर दो। सम्राट का दास चंद्रगुप्त, वो है तो केवल 16-17 वर्षों का, परंतु लोगों को छलने में निपुण है। मैं इतनी बड़ी जानकारी कैसे भूल सकता हूँ? ये मुझे क्या हो गया है? मैं कैसे भूल गया कि चंद्रगुप्त मात्र एक 16-17 वर्ष का युवक है? मुझे क्षमा करें प्रभु, आपकी प्रशंसा पाने की लालसा और चंद्रगुप्त की हत्या करने की शीघ्रता में मैं इतना भावुक हो गया था कि इनके विरुद्ध दिए गए प्रमाणों और तर्कों को सत्य मान बैठा जो मेरे सामने प्रस्तुत किए गए, और यह भूल गया कि चंद्रगुप्त तो एक किशोर है। तर्क, प्रमाण, किसने दाहक को चंद्रगुप्त प्रमाणित करने की चेष्टा की? कौन है वो जिसने मेरे भेजे हुए हत्यारों के लिए तुम्हें प्रमाण दिए? मेरा राष्ट्रीय सलाहकार लाखा नापित। दुर्गम, इसके साथ ही मेरे भाई दुर्गम को उनके कक्ष से ये प्रमाण मिले हैं जो उनके पिपली वंश से होने का संकेत देते हैं। तुम्हारे मस्तिष्क में ये नहीं चमका कि कदाचित मेरे हथियारों ने चंद्रगुप्त के विरुद्ध ये प्रमाण एकत्रित किए होंगे? जगत जला, कौन है वो लाखा नापित? उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, मैं उससे अभी मिलना चाहता हूं। जी सम्राट। लाखा नापित जहां भी है उसे तुरंत सम्राट धनानंद के समक्ष उपस्थित किया जाए। अब हम क्या करें आचार्य? जब से धनानंद ने आपको देखने की इच्छा प्रकट की है, तब से जगत जला के सैनिक पूरे भवन में
आपको भूखे शेर की भांति ढूंढ रहे हैं। मेरे पास एक योजना है आचार्य। मैं पहले से ही सभा में छिपकर बैठा रहूंगा, ताकि आप बाहर जैसे ही आएंगे मैं उसी अवसर का लाभ उठाकर जब धनानंद का आप पर ध्यान होगा मैं उस पर आक्रमण कर दूंगा, ताकि मैं उसे उसी क्षण उसी स्थान पर मृत्यु के घाट उतार सकूं। वैसे भी धनानंद किसी योद्धा की मृत्यु के योग्य नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे चंद्रगुप्त, क्योंकि तुम्हारी इस योजना में कठिनाइयां अधिक हैं और सफलता की संभावना अत्यंत कम। जानते भी हो कितने सैनिक हैं धनानंद के साथ? अनुमान से 150 सैनिक। ये 150 तो वो हैं जो तुम्हें अपने नेत्रों से दिखाई दे रहे हैं, परंतु मत भूलो वो धूर्त मगधपति धनानंद है, जिसके साथ सदैव एक अदृश्य सेना चलती है। सहस्त्रों सैनिक वेश बदले हर समय उसके आसपास रहते हैं, और यदि उन्हें आभास भी हुआ कि धनानंद पर कोई संकट है तो वो बिना विलंब इस भवन में आ जाएंगे और इसे एक शमशान भूमि बना देंगे। जाओ जाकर ढूंढो उस लाखा नापित को तुरंत। मुझे वो कपटी नापित हर मूल्य पर चाहिए। किंतु स्वामी, यदि वो हवेली से पहले ही भाग गया हो तो? नहीं भाग सकता। हमारे आगमन के साथ ही मैंने 500 सैनिक इस भवन की सीमा पर सज्ज कर दिए थे। उनसे बचकर जाना असंभव है। सेनापति भद्रसाल, प्रांत प्रमुख और उनके सैनिकों की सहायता करो और शीघ्र अति शीघ्र उस व्यक्ति को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत करो। समय नहीं है हमारे पास। अवश्य मत है। इस समस्या का मूल कारण तो वो दास अर्जुन है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र ऐसा कोई प्रमाण ढूंढना होगा जिससे यह सिद्ध हो जाए कि वो दासी पिपलीवन का राजकुमार है और वो दासी दुर्गेश्वरी उसकी मां महारानी मूरा है। और फिर तब मैं दुर्गेश्वरी को अपने समक्ष झुकाऊंगा, जैसा मैंने उसे वचन दिया था। आपने विषम से विषम परिस्थिति में मेरा साथ दिया है, ऐसे में मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं आचार्य, मैं आपको इस संकट का सामना अकेले ऐसे नहीं करने दे सकता। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं चंद्रगुप्त, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। समझने का प्रयत्न करो। परिस्थितियां इस समय हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए कुछ कड़े निर्णय लेने ही होंगे। स्मरण रहे, यदि तुम सबके समक्ष मुझे मौत के घाट भी उतारते, तब भी तुम अपनी वास्तविकता किसी पर उजागर नहीं होने दोगे। किंतु आचार्य, ये तुम्हारे गुरु का आदेश है। अमात्य प्रणाम। अमात्य, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछो। क्या ऐसी कोई वस्तु है जो हमें चंद्रगुप्त को पहचान करने में सहायक हो सकती है, जिसके कारण शीघ्र अतिशीघ्र हम उसे पहचान जाएं? क्यों? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे ढूंढ पाओगे? प्रयत्न तो सबको करना चाहिए, इसी कारण तो हम सब मिलकर लाखा नापित को ढूंढ रहे हैं, है ना? एक वस्तु है जो उसके लिए सर्वाधिक प्रिय है, उसके माई का कंगन। चंद्रगुप्त के माई का कंगन। धनानंद को कैसे संभालना है, इसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम इस समय केवल इस विषय में सोचो कि तुम्हें उन सब की दृष्टि से कैसे बचना है। स्मरण रहे, तुम्हारी पहचान का एक भी चिन्ह पीछे छूट गया तो तुम्हारा सत्य सबके समक्ष उजागर हो जाएगा। अब आप सब जाओ और इस भवन के हर कोने में फैल जाइए, एकांत दूरस्थ स्थानों पर छिप जाइए। मुझे धनानंद के समक्ष प्रस्तुत होने जाना है। नहीं आचार्य, मैं आपको अपने गुरु होने का लाभ उठाकर ये बलिदान नहीं देने दूंगा। आचार्य कोई गुरु होने का लाभ नहीं उठा रहे।
वो केवल स्वयं से पूर्व अपनी मातृभूमि को आगे रख रहे हैं। यदि तुम धनानंद के समक्ष गए तो हमारा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, धनानंद जीत जाएगा और हमारी मातृभूमि फिर से हार जाएगी। इसीलिए जाने दो इन्हें। मेरी एक सीख सदैव स्मरण रखना चंद्रगुप्त। परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो जाएं, मार्ग में कितने भी अवरोध क्यों ना आए, परंतु मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए तुम अथक निरंतर आगे बढ़ते रहना, आगे और केवल आगे। मुझे तुमसे कुछ आवश्यक बात करनी है। तुम समझ रहे हो ना, सम्राट द्वारा भेजे गए उन 2 हत्यारों की मृत्यु से क्या सिद्ध हुआ है? यदि लाखा नापित झूठ बोल रहा था तो इससे सिद्ध होता है कि दाहक सत्य बोल रहा था, और जिन 4 लोगों की ओर वो इंगित कर रहा था वो वास्तव में चंद्रगुप्त और उसका दल था, और वो सब के सब मेरे सेवक हैं। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं अब? मुझे भ्राता को यह सत्य सम्राट को बताने से रोकना होगा, अन्यथा मेरी योजना बाधित हो सकती है। भ्राता, सबसे प्रथम कृपा करके आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप स्मरण है ना आपको, पिछली बार जब आपने सम्राट से कहा कि चंद्रगुप्त मर चुका है और प्रमाण न मिलने के कारण वो असत्य सिद्ध हो गया, तो सम्राट ने आपके साथ क्या किया? और यदि आपने फिर से चंद्रगुप्त के विषय में सम्राट से कुछ भी कहा और इस बार भी वो असत्य सिद्ध हुआ, तो सम्राट आपको मृत्यु दंड दे देंगे। ठीक है, इसीलिए अब आप कुछ मत कीजिए। अब जो करना होगा वो मैं स्वयं करूंगा। इस पूरी घटना को आप केवल शांत होकर देखिए, और आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि इस भवन में सब कुछ सही है और किसी ने कोई भी भूल नहीं की है। सब कुछ आपके नियंत्रण में है, और आप एक निष्ठावान प्रांत प्रमुख है जो चंद्रगुप्त को ढूंढने में सम्राट की सहायता कर रहे हैं। समझ रहे ना भ्राता? ठीक है प्रभु, लाखन नापित मिल गया है और वो सभा की ओर ही जा रहा है। उत्तम। देखिए भ्राता, इसका निर्णय आप सम्राट पर छोड़ दीजिए। देखते हैं कि ये लाखा नापित वास्तव में चाणक्य है या नहीं, किंतु तब तक आप केवल मुख दर्शक बनकर देखते रहिए और कृपा करके कोई गड़बड़ मत कीजिए। उचित है ना भ्राता? उचित है। अब मैं उस दुर्गेश्वरी की गरिमा और गरु को अपने पैरों के नीचे कुचल कर रख दूंगा। जानती हो दुर्गेश्वरी, हम हर साल चैत्र नवरात्रि की पूजा बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। अद्भुत, अलौकिक, अप्रतिम, कितना सौंदर्य, कितना रूप है यहाँ। प्रतीत होता है जैसे कोई पुष्पों का बगीचा, और आपके इस पुष्प के बगीचे से आपका ये प्रिय देवर क्या एक पुष्प नहीं तोड़ सकता? हाँ भाभी जी।
यही तो पुष्प है जिसे मैं तोड़ना चाहता हूं। और तुम जा रही हो? देवर जी, मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। पूजा का प्रबंध करना है, नवरात्रि का अंतिम दिन है और रात्रि महोत्सव का कितना सारा। उसके लिए ये समस्त दासियों की सेना है ना आपके पास। ये सारे कार्य उनसे करवाइए और इसकी चिंता आप मत कीजिए। ये स्वयं की रक्षा करना जानती है। ये देखो, पुष्पों के साथ छुपा हुआ कांटा। ये कोई साधारण कोमल दासी नहीं है, एक सशक्त नारी है, अर्थात एक क्षत्राणी है। दुर्गम को मेरे क्षत्राणी होने का भान हो चुका है। अगर इसने धनानंद को मेरा सत्य बता दिया तो हम सभी संकट में आ जाएंगे। इस पात्र को देख रहे हैं आप? यदि मुझे इस पात्र का उपयोग करना है तो मुझे इसकी क्षमता का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करने या उस पर विश्वास करने से पूर्व ये जान लेना चाहिए कि उसकी क्षमता क्या है, उसकी शक्तियां क्या है और उसकी सीमाएं क्या हैं। क्योंकि ये सब जाने बिना यदि किसी को अपना विश्वास पात्र बनाया तो कदाचित इस पात्र की भांति वो व्यक्ति भी आपके जीवन में सहायक सिद्ध नहीं होगा और आपके विश्वास को व्यर्थ कर देगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। तो तुम हो लाखा नापित। न जाने क्यों मुझे इसके नापित होने पर संदेह हो रहा है। मुझे भी यही आभास हो रहा है कि ये नापित नहीं है। ये कोई साधारण कोमल दासी नहीं है, एक सशक्त नारी है, अर्थात एक क्षत्राणी है। आओ मेरे साथ। महाराज, लाखा नापित आ गया। तुम हो लाखा नापित। तुम्हारे कारण मेरे दो प्रिय हत्यारों की हत्या हो गई। एक सलाहकार के लिए इतना अधिक आत्मविश्वासी होना संशयकारी प्रतीत होता है। तुम्हें इतना प्रबल विश्वास कैसे था कि दाहक चंद्रगुप्त था? सम्राट श्रेष्ठ, मैं तो एक साधारण सा नापित हूँ। ये तो आपके प्रांत प्रमुख जी की कृपा हुई, जिन्होंने मुझे अपना राजकीय सलाहकार नियुक्त किया। और एक राजकीय सलाहकार का परम कर्तव्य होता है कि अपने स्वामी की हर प्रकार से रक्षा करना, उन्हें आने वाले किसी भी संकट के प्रति सचेत करना।
परंतु मैं उन्हें ऐसे संकट के प्रति कैसे सचेत कर पाता जिसकी पुष्टि मैंने स्वयं नहीं की थी। इसलिए जैसे ही मैंने संकट को भांपा, मैंने सोचा कि मैं पहले स्वयं पुष्टि करता हूँ। इसलिए मैंने उन दोनों का पीछा किया। पीछा करने के पश्चात मेरा संदेह और सुदृढ़ हो गया, सशक्त हो गया, जब मैंने प्रभु जी के विश्वसनीय सेवक अगजीव और प्रभु जी की विश्वसनीय सेविका कचरी के शब्द देखे। केवल उन दोनों के शब्द नहीं थे, सम्राट श्रेष्ठ, उनके परिवारजनों की भी बड़ी निर्ममता से हत्या की गई थी। मुझे लगा कि इतनी निर्ममता से तो उनकी हत्या केवल मगध का सबसे बड़ा शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य और उसके साथी ही कर सकते हैं। मुझसे भूल हो गई प्रभु, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, परंतु मेरे भूल को आप विश्वासघात समझे प्रभु जी। भले ही आप मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर दे, मुझे बुरा नहीं लगेगा, परंतु इस प्रकार का लांछन तो 100 मृत्यु दंड के बराबर एक दंड हो गया ना। ये सब दुर्भाग्यवश हुआ प्रभु जी, ये सब दुर्भाग्यवश हुआ। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के कारण हुआ ही है। वो साक्ष्य जो चिल्ला चिल्लाकर यही संकेत दे रहे थे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य। एक नापित के मुख से निकले ऐसे शब्द, थोड़ा थोड़ा विचित्र है ना? सम्राट, मैंने बताया था ना आपको, अत्यंत ज्ञानी नापित है। कहता है कि नापित हृदय सम्राट धनानंद के शासनकाल में एक नापित की नियति केवल केश काटने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। जो जितना ज्ञानी होता है उससे उतना ही सावधान रहने की आवश्यकता होती है जगज्जला, क्योंकि वो जैसे सत्य का समर्थन करता है उतने ही विश्वास के साथ असत्य को सत्य प्रमाणित भी कर सकता है। न जाने क्यों मुझे इसके नापित होने पर संदेह हो रहा है। सत्य वचन महामहिम, मुझे भी यही आभास हो रहा है कि ये नापित नहीं है। यदि आपको संदेह है तो उसका अवश्य कोई कारण होगा। मैं अभी अपना एक दल इसके गांव भेजकर इसकी वास्तविकता का पता लगाता हूं। तुम जैसे मूर्खों पर विश्वास करके मैं मगध सम्राट नहीं बना हूं जगज्जला। इसकी वास्तविकता को मैं स्वयं जान सकता हूं। ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, किंतु उस तरह चलाना एक कला है जो ऐसे ही कहीं से सीखी नहीं जा सकती। ये तो हम नापितों को जन्म से मिली एक धरोहर है, प्रतिभा है। ये नापित है या नहीं इसकी पुष्टि मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि इसके नापित होने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि व्यक्ति की पहचान झूठी हो तो उसके मुख से निकली प्रत्येक बात झूठी होती है, और यदि ये नापित नहीं है तो आज यहां इसने जो कुछ भी कहा है उसे झूठा माना जाएगा। जाओ लाखा नापित, नापितों के उपकरण लेकर आओ। मैं भी तो देखूं तुम्हारा उस तरह तुम्हारी जिह्वा की भांति तीव्र है या नहीं। आ जाओ। आपको मुझसे जो कुछ भी कहना है आप अभी यही कह दीजिए दुर्गम जी। मैं अपने मन की बात क्या अवश्य कह सकता हूं, किंतु इस भांति यदि किसी ने सुन लिया तो एक रानी के
मान को कष्ट पहुंचेगा। क्यों महारानी मूरा? मूरा? मेरा नाम दुर्गेश्वरी है, और यदि आपने अभी ये विचित्र नामों से पुकारने का खेल खेल लिया हो तो मुझे आज्ञा दे। मुझे देवी कल्की के बहुत सारे काम करने हैं। खेल खेल तो अब खेला जाएगा। तुम्हारी ये अभिनय प्रतिभा मेरे समक्ष नहीं चलेगी, क्योंकि मैं सत्य जान चुका हूं। वो निशुंबा सत्य कह रही थी, अर्जुन ही है चंद्रगुप्त, और वही है पिपलीवन का राजकुमार। चंद्र, तुम स्मरण है ना कि तुम्हें यहीं कहीं रखा था? हाँ इंद्र, मैंने उसे स्टूल के सामान के साथ ही रखा था। क्योंकि जगत जला ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि राज परिवार के अतिरिक्त और कोई भी इस कक्ष में नहीं आ सकता है। तो फिर भाई का कंगन गया कहाँ? बस यही भाव देखना चाहता था मैं तुम्हारे मुख पर, जो स्पष्ट करता है कि तुम ही महारानी मूरा हो, और एक कंगन तुम्हारा ही है, तुम्हारे प्रिय पुत्र चंद्रगुप्त की अनमोल धरोहर। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जब सम्राट धनानंद एक कंगन देखेंगे शीघ्र पहचान लेंगे। यदि ये सत्य मैंने सम्राट धनानंद को नहीं बताया कि तुम महारानी मूरा हो, अर्जुन अखेतक तुम्हारा पुत्र चंद्रगुप्त है, और स्थूल भद्र मौनी बाबा और अश्वसेन इंद्रजलित और लाखा नापित को कुटिल ब्राह्मण चाणक्य। और यदि ये मैं सम्राट को ना बताऊं तो ये राजद्रोह कहलाएगा, और यदि मैं राजद्रोह कर भी दूं तो ये महारानी अपने पुत्र के प्राण बचाने के उपलक्ष्य में मुझे उपहार में क्या भेंट देगी? क्या भेंट देगी मुझे? सत्य कहूं, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं एक विचित्र आकर्षण का अनुभव कर रहा हूं। कदाचित वो इसलिए कि तुम एक साधारण दासी नहीं, महारानी हो, और मुझे आज तक इसी महारानी के साथ का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। वो सौभाग्य मुझे दे दो और अपने पुत्र और उनके साथियों के प्राण सुरक्षित कर। लाखा से नापित का कार्य करवाने के पीछे अवश्य आपका कोई विशेष कारण होगा सम्राट। उचित कहा जगत जला, आप स्वयं एक नापित हैं। आप तो भली भांति ये जानते हैं कि नापितों का कार्य एकाग्रता का कार्य है, एक साधना है। जब नापित अपना कार्य करता है तो उसके मन और तन में एक संतुलन बनाए रखना होता है। यदि मन किसी विचार में मग्न हो तो तन अर्थात हाथ अपना नियंत्रण खो देता है और घाव लग सकता है। यही उस लाखा की कसौटी होगी।
आज मैं उससे कई प्रश्न पूछूंगा जिसके उत्तर उसे अपना कार्य करते हुए देने होंगे। यदि वो सच बोल रहा है तो वो बिना सोचे उत्तर देगा और उसके मन और तन का संतुलन नहीं बिगड़ेगा, किंतु यदि उसने झूठ कहा तो उसका मन उसके हाथों पर हावी हो जाएगा और फिर या तो उसके हाथ कांपेंगे या फिर रुक जाएंगे और यही प्रमाण होगा उसके अपराध का। और फिर मैं अपने प्रिय उस तरह से उसके झूठ के साथ साथ उसका भी अंत कर दूंगा। मैं सज्ज हूं सम्राट। सच तो मैं भी हूं, लाखा नापित। रुको, तुम इस धातु के उस तरह का प्रयोग क्यों कर रहे हो? अमात्य प्रभु, आज ईश्वर की असीम अनुकंपा से मुझे नापित श्रेष्ठ सम्राट की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने सुना है कि स्वयं सम्राट भी इसी धातु से बने उस्तरे का ही प्रयोग करते हैं। चापलूसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है लाखा नापित। आज मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जो ये प्रमाणित करेंगे कि तुम नापित हो या नहीं। यदि एक भी उत्तर से मैं असंतुष्ट हुआ तो ये तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। तुम्हारा नाम? लाखा नापित। कौन से नापित? हनानी नापित। उपनाम? बैरी। कुल? भैरवी। कुल देवता? काल भैरव जी। कुल चिन्ह? ये गांठ, ये हमारे कुल की चिन्ह है। पिता का नाम? भंता। दादा का नाम? भगत। और दादा का नाम? जोगी। प्रांत? झालावाड़ी। मूल स्थान? सरसा। यहां तुम पकड़े गए। अपने ही बुने जाल में फंस गए तुम लाखा नापित। तुमने कहा कि तुम हनानी नापित हो, किंतु हनानी नापित तो कभी दरसा के थे ही नहीं। क्षमा करें सम्राट, परंतु मैंने असत्य नहीं कहा था। जैसे ब्राह्मणों में अपने गोत्र का ज्ञान ना होने पर स्वयं को कौशिक गोत्र का बताने का विधान है, उसी प्रकार हम नापितों में यदि अपने मूल स्थान का ज्ञान ना हो तो स्वयं को दर्शा का बताने का विधान है, क्योंकि हमारे नापित समाज के सिरमौर आपके पिताजी स्वर्गीय श्री महापद्मानंद जी भी तो वही के थे। अपनी परीक्षा में तुम सफल हुए। तुम्हारी पहचान से मैं अब संतुष्ट हूं। तुमने जो कुछ भी सभा में कहा उसे अब मैं सत्य मानता हूं, इसीलिए तुम्हारे उत्तरों से प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कृत करता हूं। भद्रसाल, आज आपकी सेवा करके मैं वैसे ही ऋणी हो गया, परंतु फिर भी यदि आप इस तुच्छ प्राणी को पुरस्कृत करना चाहते हैं तो दास की विनती है कि स्वयं अपने कर कमलों से मुझे पुरस्कृत करें। मुझे ऐसा प्रतीत होगा
कि साक्षात भगवान ने मुझे पुरस्कार दिया है। भगवान ने? सच्चे नापित हो, सही समय पर सही बात करते हो। ये लो। ये संकट तो टल गया, किंतु जब तक धनानंद यहां है तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं। क्या सोचा था? तुम्हारे सारे संकट टल गए। संकट तो अब सामने आए हैं, किंतु मैं समाधान दे चुका हूं। तुम्हें पता होना चाहिए दुर्गम कि हर आधी घड़ी में मेरा पुत्र या उसके साथियों में से कोई एक मेरे पास आता है, ये सुनिश्चित करने कि मैं ठीक हूं। यदि चंद्रगुप्त को ज्ञात हुआ कि तुम मुझे यहां लाए हो तो सोचो, जिसे धनानंद मार नहीं पाया उसे तुम क्या मारोगे? कौन आएगा? क्यों आएगा? कहां से आएगा? दुर्गम जी, मैं आपको यह सूचित करने आया हूं कि लाखा नापित झूठ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने स्वयं को धनानंद के समक्ष प्रमाणित कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें यहां सूचना देने आया था? नहीं, ये यहां ये सुनिश्चित करने आया था कि मैं ठीक हूं या नहीं। अब ये चंद्रगुप्त को जाकर बताएगा कि मैं ठीक हूं, और फिर थोड़े अंतराल बाद कोई और आएगा, और ये क्रम यूं ही निरंतर चलता रहेगा। छल! मेरे साथ छल करने का प्रयास मत करो। जानती हूं तुम्हारा प्रस्ताव घृणित है, पर क्योंकि प्रश्न मेरे पुत्र और उसके साथियों के प्राणों का है, इसीलिए मैं आऊंगी तुम्हारे पास। नदी की नियति ही होती है सागर में विलीन हो जाना, और अपनी इस नियति को प्राप्त करने के लिए नदी के मार्ग में कोई भी बाधा या अवरोध आए वो रुकती नहीं, पत्थरों और चट्टानों का सीना चीरती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है और अंततः सागर में विलीन होकर अपनी नियति को प्राप्त करती है। इसी प्रकार जीवन में भी यदि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी तो उसे मात्र लक्ष्य मानकर नहीं, अपनी नियति मानकर उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वही एकाग्रता और निष्ठा रख पाएंगे जो नदी सागर में विलीन होने के लिए रखती है, और अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक बाधा और अवरोध को पार कर अपने लक्ष्य, अपनी नियति को प्राप्त कर पाएंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। मुझे समझ आ गया है आचार्य की माँ किस संकट में है और उनकी चिंता का कारण क्या है।
मेरी माँ के अपमान का प्रतिकार लेने के लिए उनका एक पुत्र ही पर्याप्त है।